चलिए आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। टॉपिक है लत यानी एडिक्शन। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो शुरू होते हैं इसके पीछे की साइंस से कि दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। पर फिर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, ये विश्लेषण सीधे सीधे यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स जैसी चीज़ों पर पहुंच जाता है और ये जांचता है कि आखिर क्यों हमारा दिमाग इन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स का एक तरह से गुलाम बन जाता है। और यहीं से बात और गहरी होती जाती है। हम दिमाग की केमिस्ट्री से शुरू करके सीधे अस्तित्व के दर्शन तक पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल उठता है जो सब कुछ हिला देता है। करता कौन है? क्या हम सच में अपने काम को कंट्रोल कर रहे हैं या सब कुछ बस अपने आप हो रहा है? बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है लत के पूरे तंत्र को समझना, दिमाग की वायरिंग से लेकर इस दार्शनिक सवाल तक कि अगर करने वाला ही एक भ्रम है तो फिर करने लायक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। लत है क्या? लोग अक्सर ऐसे सिर्फ एक बुरी आदत या इच्छा शक्ति की कमी कह देते हैं। नहीं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन ASAM के अनुसार ये उससे कई ज्यादा है। ये एक कॉम्प्लेक्स, एक क्रॉनिक मेडिकल बीमारी है। अच्छा। हाँ, इसे ऐसे सोचिए कि हमारे दिमाग का जो नेचुरल सर्वाइवल सिस्टम है वो हाईजैक हो गया है। जब किसी को लत होती है तो उनका दिमाग किसी पदार्थ या व्यवहार को खाना, सेहत या रिश्तों जैसी जरूरी चीजों से भी ज्यादा प्राथमिकता देने लगता है। दिमाग का पूरा प्रायोरिटी सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। और ये काम कैसे करता है? इसमें डोपामाइन का क्या रोल है जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? डोपामाइन ही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये आनंद और इनाम वाला केमिकल है। जब कोई नशीला पदार्थ लेता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जैसे रील्स देखना, तो डोपामाइन की एक जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। बाढ़ नॉर्मल से बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। ये एक अच्छा खाना खाने या दोस्तों से मिलने पर मिलने वाले डोपामाइन से कई गुना ज्यादा होती है। ये है पहला चरण, जिसे कहते हैं द सर्ज। और जाहिर है शरीर इतनी ज्यादा डोपामाइन को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, है ना? बिल्कुल। यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, अनुकूलन या द अडेप्टेशन। समय के साथ दिमाग इस बाढ़ से खुद को बचाने के लिए अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामाइन को पकड़ने वाले एंटीना, वो कम कर देता है। तो इसी वजह से लोगों को और ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है वही हाई महसूस करने के लिए। एग्जैक्टली। इसी को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो पहले डोपामाइन बढ़ा, फिर दिमाग उसे दबाने लगा। इसका तीसरे चरण तक पहुंचते पहुंचते इंसान मजे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए उस चीज का इस्तेमाल कर रहा होता है। एकदम सही पकड़ा। तीसरा चरण है द शिफ्ट यानी बदलाव। अब मजा खत्म हो चुका है। दिमाग ने स्वाभाविक रूप से डोपामाइन बनाना लगभग बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ वापसी के दर्द, उस बेचैनी से बचने का एक तरीका बन गया है। आप प्लस में जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जीरो पर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, बस जीरो पर आने के लिए। स्रोतों में लत को पहचानने के लिए 4C का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये बहुत काम के संकेत हैं। पहला C है कंपल्शन यानी मजबूरी, वो काम करने या चीज इस्तेमाल करने की एक जबरदस्त बेकाबू इच्छा। और दूसरा है कंट्रोल का खो जाना। आपको पता है कि ये गलत है, आप रुकना चाहते हैं पर आप रुक नहीं पाते। और बाकी के दो? तीसरा C है कॉन्सिक्वेंसेस यानी अंजाम। आपको पता है कि इससे आपकी हेल्थ, आपके पैसे या रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन आप फिर भी रुक नहीं पा रहे। और चौथा है क्रेविंग्स। जब आप वो नहीं कर रहे होते तब भी आपका दिमाग बस उसी के बारे में सोचता रहता है, अगली खुराक कब मिलेगी। हाँ बिल्कुल। ये तो हुई लत की क्लासिक परिभाषा। लेकिन हमारे स्रोतों का असली निशाना वो चीज है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, फिर भी वो उतनी ही नशीली है, हमारा फोन। तो ये डोपामाइन का खेल इन यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर कैसे काम करता है? ये एक व्यवहारिक लत है और इसका इंजन वही डोपामाइन लूप है। कुछ नए अध्ययनों से पता चला है कि हमारा दिमाग इन प्लेटफॉर्म्स पर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे जुए या शराब पर करता है। तो ऐसा क्या है इन छोटे छोटे वीडियो में जो हमें इतना खींचता है? ये एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। इसे स्लॉट मशीन इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, जैसे लास वेगस के कसिनो में होता है? हाँ बिल्कुल। जब आप स्लॉट मशीन का लीवर खींचते हैं तो आपको नहीं पता कि जैकपॉट लगेगा या नहीं। यही अनिश्चितता, यही शायद आपको बार बार लीवर खींचने पर मजबूर करती है। कमाल है। तो हमारा दिमाग एक पक्के इनाम से ज्यादा
शायद इनाम मिलेगा वाली बात पर उत्साहित होता है। हाँ बिल्कुल, इंस्टाग्राम रील्स भी यही करती हैं। हर स्वाइप एक लिवर खींचने जैसा है। अगला वीडियो शायद शानदार हो या शायद बोरिंग, यही शायद हमारे दिमाग को डोपामाइन से भर देता है और हम स्वाइप करते रहते हैं उस एक जैकपॉट वीडियो की तलाश में। और इसकी कोई वैज्ञानिक टर्म भी होगी? हाँ, इसे वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मैंने पॉपकॉर्न ब्रेन या टिकटॉक ब्रेन जैसे शब्द भी सुने हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में हमारे दिमाग को बदल रहा है? हाँ, ये शब्द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के असर को बताते हैं। एक तो है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। चूंकि आप हर 30 सेकंड में एक नए विषय पर कूद रहे हैं, तो आपके दिमाग की एक जगह टिक कर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे किताब पढ़ना या कोई जरूरी काम करना मुश्किल लगने लगता है। सही। और ये हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। वो कैसे? ये सिस्टम 1 बनाम सिस्टम 2 की लड़ाई है। शॉर्ट वीडियो हमारे दिमाग के सिस्टम 1 से बात करते हैं, जो तेज, भावनात्मक और बिना सोचे समझे फैसले लेता है, और वे सिस्टम 2 को, जो धीमा, तार्किक और मेहनत वाला हिस्सा है, पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। तो समय के साथ हमारा लॉजिकल दिमाग कमजोर पड़ जाता है। हाँ, स्क्रॉल करने की इच्छा के आगे वो हार जाता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत है, जैसे ब्रेन स्कैन वगैरह? हाँ, और दिमाग की स्कैनिंग से ये साफ दिखता है। जो लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उनके दिमाग का मुझे और चाहिए वाला हिस्सा, जिसे वेंट्रल स्ट्रिएटम कहते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहता है। ये वही हिस्सा है जो ड्रग्स लेने पर रोशन हो जाता है। और जो कंट्रोल करने वाला हिस्सा है, वो यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा मैनेजर है, वो सुस्त पड़ जाता है। तो एक तरह से गाड़ी का एक्सेलरेटर दब गया है और ब्रेक फेल हो गए हैं। ये तो डरावना है। स्रोतों में एक और बहुत जरूरी बात सामने आई है कि इन सब का सबसे बड़ा कारण है बोरियत या अप्रयुक्त ऊर्जा। जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो हमारी ऊर्जा इस दिशा में बहने लगती है। ये बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान में इसे बोरियत की प्रवृत्ति कहते हैं। और बोरियत का मतलब सिर्फ खाली बैठना नहीं है, ये असल में एक बेचैनी वाली स्थिति है। मतलब एक तरह की बेचैन एनर्जी। हाँ, जब आप ऊब जाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी के लिए भूखा होता है। तो शॉर्ट्स और रील्स उस बेचैन ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे आसान रास्ता बन जाते हैं। हाँ, वे सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग है। और यहाँ एक विरोधाभास है, जिसे डिजिटल जंक फूड विरोधाभास कहते हैं। ये शॉर्ट्स उस जानकारी की भूख को शांत नहीं करते। अच्छा। हाँ, हाल के शोध से पता चलता है कि लगातार स्वाइप करने से लंबे समय में बोरियत और भी बढ़ जाती है। ये हर 30 सेकंड में एक आलू चिप खाने जैसा है। आपका पेट कभी नहीं भरता, इसलिए आप बस खाते रहते हैं। यहाँ तक तो सब समझ आता है, दिमाग, डोपामीन, आदतें। लेकिन फिर स्रोतों में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है। ये कहता है कि लत से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश ही शायद गलत है, क्योंकि लड़ने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, ये एक गहरा दार्शनिक गोता है। ये जो विचार है कि कर्ता सिर्फ एक भ्रम है, ये तो लत को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए नदी की उपमा का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि आपका जीवन एक नदी है, पानी बस बह रहा है। पानी को कंट्रोल करने वाला कोई मैनेजर नहीं है। ओके, तो इस उपमा में करने लायक क्या हुआ? करने लायक वो काम है जो नदी को एक साफ, गहरे और शांत महासागर की तरफ ले जाते हैं। और न करने लायक वो काम है जो नदी को एक स्थिर, कीचड़ भरे भंवर में फंसा देते हैं, जैसे कि 3 घंटे तक शॉर्ट्स देखते रहना। एक मिनट, अगर कोई कर्ता या मैनेजर नहीं है, तो फिर फैसले कैसे लिए जा रहे हैं? क्या ये सब एक इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल की तरह है? बिल्कुल। दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। इनपुट आपकी 5 इंद्रियों से आता है। प्रोसेसिंग दिमाग के अंदर एक गणना है, एक तरह का संघर्ष। हाँ, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क, लिम्बिक सिस्टम, भावना, और बेसल गैंग्लिया, आदत का इंजन, के बीच जिस सिग्नल में सबसे ज्यादा वजन होता है, वो जीत जाता है। कोई आप नहीं है जो चुन रहा है। और फिर आउटपुट के रूप में हमारी मांसपेशियां हरकत करती हैं। तो लत इस प्रक्रिया को कैसे हाईजैक कर लेती है? लत में ये लूप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रील्स देखने का इनाम इतनी तेजी से मिलता है कि दिमाग तर्क वाले हिस्से को, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, पूरी तरह से रास्ते से हटाना सीख जाता है। तो सिग्नल सीधा जाता है। हाँ, सीधा। इनपुट बोरियत, बेसल गैंग्लिया आदत, आउटपुट स्वाइप।
यही वजह है कि ये इतना ऑटोमेटिक और बिना सोचे समझे होता है। अगर हमारा दिमाग एक मशीन है तो इसकी ओरिजिनल प्रोग्रामिंग क्या है? इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स क्या हैं? हमारी फैक्ट्री सेटिंग्स लाखों सालों के विकास का नतीजा है, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए बनी है। 3 मुख्य निर्देश हैं। पहला, नकारात्मकता पूर्वाग्रह है। हमारा दिमाग खुशी से ज्यादा खतरों पर ध्यान देता है। मतलब सेफ्टी पहले। हाँ। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण। दिमाग आलसी है, सोचने में ऊर्जा लगती है, इसलिए वो आदत का इस्तेमाल करना पसंद करता है। और तीसरा? तीसरा है सामाजिक आवश्यकता। विकास की दृष्टि से देखें तो झुंड से बाहर निकाले जाने का मतलब मौत था, इसलिए हमें दूसरों की राय और सामाजिक स्वीकृति की इतनी परवाह होती है। ये तो कमाल की बात है। तो समस्या ये है कि हमारे पास पाषाण युग का दिमाग है, लेकिन हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग एक शिकारी संग्राहक के जीवन के लिए बना है। जब आप एक रील पर स्वाइप करते हैं तो एल्गोरिदम उसी प्राचीन भोजन खोजने वाले सर्किट को चालू कर देता है। आपके दिमाग को लगता है कि वो कुछ जरूरी संसाधन खोज रहा है, जैसे खाने के लिए फल। हाँ, लेकिन असल में वो सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। स्रोतों में एक और गहरी बात कही गई है कि दर्द और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये न्यूरोसाइंस के हिसाब से बिल्कुल सच है। दर्द और खुशी दिमाग में एक दूसरे से जुड़े हुए सर्किट्स में प्रोसेस होते हैं। इसे एक सीसॉ की तरह सोचिए। सीसॉ? हाँ, जब आपको खुशी मिलती है यानी डोपामाइन, तो सीसॉ एक तरफ झुक जाता है और संतुलन बनाने के लिए दिमाग दूसरी तरफ वजन डालता है। बिल्कुल। संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग तुरंत दर्द की तरफ बराबर वजन डालता है। यही कारण है कि किसी भी हाई के बाद एक क्रैश या खालीपन महसूस होता है। और शॉर्ट्स और रील्स इस सीसॉ का पूरा फायदा उठाते हैं। हाँ, पूरी तरह से। हर स्वाइप से खुशी का एक छोटा सा हिट मिलता है, सीसॉ एक तरफ झुकता है। जैसे ही क्लिप खत्म होती है, डोपामाइन गिरता है और सीसॉ दर्द या बोरियत की तरफ हल्का सा झुकता है। और इस छोटी सी बेचैनी से बचने के लिए आपका दिमाग तुरंत हाथ को फिर से स्वाइप करने का सिग्नल देता है और ये लूप चलता रहता है। तो ये सब ऊर्जा का खेल है। जिंदा रहना मतलब ऊर्जा को एक खास रूप में बनाए रखना। हाँ, आपका शरीर ऊर्जा का एक अस्थायी भंवर है और जीवित रहने के लिए लड़ना सिर्फ उस भंवर की भौतिकी है जो अपनी आकृति को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मान लिया कि कोई करता नहीं है और ये सब ऊर्जा का खेल है, लेकिन इस जानकारी का हम करें क्या? बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग तो वैसी रहेगी, इससे असल में बदलता क्या है? व्याख्या बदल जाती है। मतलब आप एक्टर से ऑडियंस बन जाते हैं। एक्टर से ऑडियंस? हाँ, पहले जब आप घंटों स्क्रॉल करते थे तो बाद में एक कर्ता या मैं अपराध बोध से भर जाता था। मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। ये अपराध बोध तनाव पैदा करता था और उस तनाव से बचने के लिए आप फिर से फोन उठा लेते थे। एक दुष्चक्र। हाँ, और अब इस नई समझ के साथ आप इसे एक दर्शक की तरह देखते हैं। अच्छा, ये मशीन यानी दिमाग बोरियत के इनपुट पर स्वाइप का आउटपुट दे रही है। तो जब आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो अपराध बोध खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और बिना अपराध बोध के उस लूप को तोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। आप मशीन के काम में दखल नहीं देते, बस उसे नोटिस करते हैं और अक्सर सिर्फ नोटिस करने से ही वो रुक जाती है। तो मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है? जैसे फूल की सुगंध या कैक्टस के कांटे? कुछ चीजें सार्वभौमिक हैं। हम एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। हम सामाजिक रूप से छिद्रपूर्ण हैं। हम दूसरों की भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं और हम एक सूचना संग्राहक हैं। हमारा दिमाग डेटा को भोजन की तरह मानता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स की लत हमारी प्रकृति की एक आदर्श अभिव्यक्ति है, भले ही वो विनाशकारी हो? एक तरह से हाँ, ये एक आदर्श जैविक प्रणाली है जो एक गलत वातावरण पर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दे रही है जैसे उसे देनी चाहिए। आप एक शिकारी संग्राहक का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2026 के सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं, गड़बड़ी उस माहौल में है जिसमें वो सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने दिमाग की केमिस्ट्री से शुरू करके स्वयं के भ्रम और मानव मशीन की इस आदर्श प्रकृति तक की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे हमारी प्राचीन वायरिंग जो हमें जिंदा रखने के लिए बनी थी, आज की डिजिटल दुनिया में लत जैसे नतीजे दे रही है, और ये सब पूरी तरह से स्वाभाविक है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, यदि हमारी मौलिक प्रोग्रामिंग पैटर्न खोजना, सामाजिक रूप से जुड़ना और जानकारी इकट्ठा करना को बदला नहीं जा सकता, तो क्या होगा?
यदि हम अपने सॉफ्टवेयर यानी हमारी आदतों को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दें और इसके बजाय अपने दैनिक वातावरण के हार्डवेयर को फिर से डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि इन प्राचीन इच्छाओं को खाने के लिए एक ज्यादा स्वस्थ भोजन मिल सके।